आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आजाद हिंदुस्तान। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ हसन, और आज जो हम बात करेंगे वो हिंदुस्तान की सियासत के बारे में बात करेंगे। और हिंदुस्तान की सियासत के बारे में कि हिंदुस्तान की जो सियासत है उसका मुस्तकबिल कौन तय करेगा, क्या यहाँ की आवाम या यहाँ के लीडरान जो है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की आवाम को वर्गों में बांट दिया पहले और अब हिंदू मुसलमान के अंदर बांट दिया, वो तय करेंगे। और खास तौर से उसके हवाले से मुसलमानों की बात करेंगे। मुसलमानों की जो सियासी हैसियत है वो कहाँ रह गई, कहाँ खो गई, कि आज हाल ये है कि कोई भी जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी है वो उनको अपने स्टेज पर भी खड़ा होने नहीं देना चाहती, उनको कोई देखना ही नहीं चाहती। इसके अंदर किसका कसूर रहा, क्या रहा, इस सब पर हम बात करेंगे। सब पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, जो बहुत ही सम्मानित मेहमान है। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा जनाब मौलाना साजिद रशीदी साहब का, जो कि मेरे साथ प्रोग्राम में है। रशीद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। दूसरे मेरे मेहमान हैं अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। अब्दुल वाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया जनाब जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा था, इस वक्त बिहार में इलेक्शन है। मेरे साथ आसिफ रियाज साहब भी, मेरे साथ एक और मेरे मेहमान आसिफ रियाज साहब भी जुड़ चुके हैं। आसिफ साहब, आपका भी प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है। जिस तरह से हमें दरकिनार कर दिया गया, इसके लिए खताकार कौन है? क्योंकि हमारे उलमा इकराम है, आवाम है, कौन है इसके लिए खताकार? या इसके अंदर खास तौर से मुसलमानों के हवाले से मैं आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पैनल में सभी लोग इस तरह के हैं, है तो सब हिंदुस्तानी, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्ट से उनका ताल्लुक है, इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी हैसियत कहाँ खो गई, किस जगह पर वो अपना मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं। अंधकार दिखाई देता हमें इस पर, अपने उसका मुस्तकबिल फिलहाल जो दिखाई, हालांकि मायूसी कुफ्र है, लेकिन जगह जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, उनकी हुकूमत है, वहां पर हमें खास तौर से अकलियतों के हवाले से बात करें। अब उसके अंदर मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अकलियतों के हवाले से बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर जुल्म और सितम हमें दिखाई देते हुए पड़ता है कि हाँ, उनके ऊपर जुल्म सितम कहीं ना कहीं हो रहा है, या उनको वो तमाम तर इमदाद जो कि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। उनके साथ एक भेदभाव का सुलूक हो रहा है। और खास तौर से अगर मुसलमान जो एक इस मुल्क की बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, उनके ताल्लुक से बात करूं, उनको तो अछूत सा कर दिया गया। अभी हमने बिहार के अंदर देखा, बिहार के अंदर जो हमारा सेकुलर इत्तेहाद है जो अपना, वो उसने क्या क्या, उसने जो अपना नायब वजीर आला या नायब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तय किया, तो वो भी 2 या 3% से। बाकी इस मुसलमान की हैसियत बिहार के अंदर एक अच्छी खासी परसेंटेज है, उसको दरकिनार कर दिया गया। इसकी तो हैसियत ऐसी कर दी उन सेकुलर पार्टियों ने कि तुम जाओ कहीं भी कुछ भी करो, आना तुम्हें हमारे पास ही है। अगर यहाँ पर रहना है, तुम्हारी बका इसी के अंदर है कि हम तुम्हें धुतकारें पटकारें कुछ भी करें, लेकिन रहोगे तुम हमारे साथ ही। तो सबसे पहले मौलाना साहब के पास आते हैं। मौलाना साहब, हम अपना मुस्बत किरदार, जिसका हमें हुक्म दिया गया था कि तुम बुराई को रोकते हो और अच्छाई का हुक्म देते हो, वो ना तो हमसे वो किरदार अदा हो सका। आज मुसलमान की अगर मैं एक हैसियत देखूं तो उसकी हैसियत ये है कि एक वक्त ये था कि ये लोग कहा करते थे कि मुसलमान है, झूठ नहीं बोलता। आज सबसे बुरा इंसान को अगर मुसलमान है तो सबसे बुरा है। उसको चाहे कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, ये समझ लीजिए एक बुरा इंसान, दहशतगर्द तक साबित कर दिया गया। हत्ता तो एक छोटी सी मिसाल, हालांकि ये बैनुल अक़वामी उससे मिसाल है कि अगर अमेरिका के अंदर ममदानी अगर जीतता है, जबकि वो न तो हिंदू है न मुसलमान है, वो तो एक कम्युनिस्ट है, उसका विरोध वहां से लेके यहाँ तक हुआ, किस नाम पर? मुसलमान के नाम पर। उसको मुसलमान कहकर, अगर उसकी पॉलिसियां उनको पसंद नहीं थी तो मुसलमान कहकर के उसको चिढ़ाया जा रहा है। तो मुसलमान की ये हैसियत कैसे बन गई, कहाँ गलती हो गई, किससे गलती हो गई? आपसे गलती हो गई, आवाम से गलती हो गई, किससे हो गई? जी मौलाना साहब। देखिए आरिफ भाई, आज जो वक्त है वो किसी एक दूसरे की गलतियां गिनने गिनाने का नहीं है। किसने गलती की, किससे गलती हुई, ये वक्त तो हमारे पास से अब निकल गया है इसकी समीक्षा करने का, इसको जांचने का। अब मौलाना साहब माजरत के साथ, अगर मुझे यही नहीं मालूम होगा मैंने गलत किया क्या, तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगा? मैं बता रहा हूँ। अब मुस्तकबिल की राहें तलाश करना बहुत जरूरी है।
जी। और 2-3 चीजें हैं जिनका खासतौर से हमें ध्यान रखना चाहिएगा और पड़ेगा। जी। एक तो ये है कि हमने 65 साल जो हमारे ऊपर दूसरी पार्टियों ने मेहनत की है इस बात के लिए कि जनसंघ या आरएसएस आ जाएगा तो मुसलमान का वजूद खत्म हो जाएगा। जी। इतना डरा दिया मुसलमान को, इतना डरा दिया मुसलमान को कि आज मुसलमान चाहकर भी बीजेपी की साइड नहीं ले पा रहा है और मजबूर होकर इन सेकुलर पार्टियों के पास पड़ा हुआ है। हालांकि मुसलमान आजाद है, बीजेपी भी एक संवैधानिक पार्टी है, गैर संवैधानिक तो है नहीं। मेरी अपनी सोच ये है, मैं अपनी सोच बता रहा हूं आपको। 2014 में जिस वक्त बीजेपी वजूद में आई अच्छी तरह से और इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी का ऐलान कर दिया गया, हालांकि मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई। गलती ये हुई कि नरेंद्र मोदी ने मुझे अहमदाबाद बुलाया था, मैं एक डेलीगेशन लेकर गया था, वहां उनसे बैठकर बात हुई। मैं भी चूंकि उसी जज्बे से सरसार था कि भाई बीजेपी को किसी हाल में कबूल नहीं करना है, तो नरेंद्र मोदी ने मुझसे 2-3 सवाल किए। एक सवाल तो उन्होंने ये किया, साहब क्या मुसलमान मुझे वोट देगा? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं देगा। उसने पूछा क्यों नहीं देगा? तो मैंने कहा भाई आपके जो हार्डकोर मुद्दे हैं उन हार्डकोर मुद्दों को मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मुसलमान के गले से नीचे नहीं जा रहे हैं वो, इसलिए मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। उसने कहा फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि भाई उसका रास्ता ये है कि ये हार्डकोर मुद्दे जो हैं इनको खत्म कर दीजिए, इनको भुला दीजिए, साइडलाइन कर दीजिए। मौलाना साहब आपने सवाल किया, उसके लिए आपने ये सवाल क्यों नहीं है कि सबसे पहले अपने सर पे से गुजरात का दाग धोइए? नहीं सुनिए, मैं जो बात कर रहा हूँ पहले उसको बात कर लें, फिर उसके बाद बात करेंगे, गुजरात दंगों पर भी आएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी विलन की तरह जोर से हंसी और हंसने के बाद उन्होंने कहा कि भाई रशीदी साहब आप क्या चाहते हैं कि हिंदू भी मुझे वोट ना दे? अगर हम ये हार्डकोर मुद्दे खत्म कर देंगे तो हिंदू भी हमें वोट नहीं देगा, मुसलमान तो दे ही नहीं रहा, हिंदू भी नहीं देगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कीजिए। तो फिर उन्होंने मुझसे एक आखिरी सवाल ये किया कि आप क्या करेंगे, क्या आप मेरा साथ देंगे? तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता। अगर मैं आपका साथ दूंगा तो लोग मुझे मार देंगे, लोग मुझे खत्म कर देंगे, क्योंकि हालात ऐसे ही थे। बहरहाल जी 32 सेकंड पूरी कर रहा हूँ। मेरी ये गलती थी, मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है। अगर सारे मुसलमान मिलकर या अक्सर मुसलमान बीजेपी को वोट कर देते तो ये जो नफरतें 10-11 साल में हुई हैं, मेरा अपना मानना ये है कि शायद ये नफरतें ना होती। सैकड़ों मुसलमान जो मोब लिंचिंग में मर गए हैं, शायद वो मुसलमान न मरते, क्योंकि जो कट्टरपंथी हिंदू हैं जिनकी सोच ये थी कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुसलमानों को बाहर कर देंगे, वो हमारे अंदर जाने से बीजेपी में वो बाहर निकल के भाग जाते, पहले ही राउंड में भाग जाते कि भाई ये तो ये भी बन गई जब मुसलमान आ गया। आसिफ साहब, मैं दूसरों के साथ लगने, मैं आपसे मुखातिब हूं आसिफ साहब, कि मैं दूसरों के साथ लगने की बजाय या दूसरों के अंदर अपना वजूद तलाश करने की बजाय मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर सका कि लोग मेरे साथ आते, वो लोग मेरे साथ जुड़ते, जो मैं कभी कांग्रेस के साथ या जो सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश की मैंने, या अभी जैसे मौलाना साहब कहते हैं मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान तुम्हें वोट नहीं देगा। तो इसके अंदर कहां पे हमसे गलती हुई, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना सके? जी आसिफ साहब। देखिए, हिंदुस्तानी जो सियासत है उसका जो कोर वैल्यू है, जो उसका बेस है, वो सेकुलरिज्म ही है। मुसलमान अगर अपनी सियासी कोई पार्टी बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और कोई भी पार्टी जो कि एक धर्म पे या एक जात पे या एक मजहब की बुनियाद पे खड़ी हो, वो पार्टी बहुत आगे नहीं चल पाती है और उसका खात्मा हो जाता है। मुसलमान अगर मुसलमान की बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं इसका कायल नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि मुसलमानों को भी सियासत में उसी तरह आना चाहिए जिस तरह से दूसरे लोग सियासी मैदान में उतरते हैं। जब आपका कोई पर्सनल मामला हो तो आप अपने पर्सनल अंदाज में उसको डील कर सकते हैं, लेकिन जब मामला उमूमी हो
कई फरीकैन आपके साथ हो। वोटिंग में यही होता है, डेमोक्रेसी में यही होता है कि सिर्फ आप अकेले मैदान में नहीं होते। मासरत के साथ आसिफ साहब आपको रोक रहा हूं, मैंने अलग पार्टी की बात नहीं की। मैंने कहा सबसे पहला तो ये डिसीजन हमारा डिवाइडेशन के बाद, आजादी के बाद, कि हम सियासत से दूर रहेंगे। दूसरी बात, हम पिछलक के बने रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, हम हमारे अंदर वो यकजहती वो क्यों ना पैदा हो सकी कि जिधर को हमारा एक लीडर, यहाँ पे एक लीडर की जो जरूरत थी, जो उस लीडर का जो फुकदान, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद वो लीडरशिप नहीं बन सकी जिसके पीछे ये कौम खड़ी होती, उसके अंदर किसकी खता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहे बीजेपी में जाते या कांग्रेस में जाते कि या समाजवादी में जाते, बहुजन में जाते, हमें उससे, लेकिन एक वजूद तो बरकरार रहता आपका कहीं ना कहीं। जी देखिए, आपने मौलाना कलाम की बात की है। तारीख हिंद उनकी किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम, जो अंग्रेजी में है। तो मैंने इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ी है। मैं आपको बताऊं, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, मौलाना आजाद की बहुत बड़ी हैसियत थी हिंदुस्तान में, क्योंकि उनके पृष्ठ पे एक बहुत बड़ी कौम खड़ी थी। उसका सपोर्ट, लीडर खुद लीडर नहीं होता जब तक कि आपको मास सपोर्ट हासिल ना हो। लेकिन पार्टीशन के बाद खुद मौलाना आजाद को इस बात का एहसास है कि हमारी अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। वो जो पुष्ट पे जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी सूरत हाल वही है। हमें तो सेकुलर पार्टियों के साथ या यूं कहें कि जो बेहतर सोच रखने वाली पार्टियां हैं उनके साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा मुतबादिल तो मुझे अभी नजर नहीं आता। भाई साहब, आपके पास आते हुए मैं अब आपसे मुखातिब हूँ। जैसे मौलाना साहब ने कहा अभी, और आसिफ रियाज साहब ने कहा हमें सेकुलर पार्टियों के साथ जाना होगा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमें अपना वजूद जो है, हमें बीजेपी के साथ भी जुड़ना चाहिए था। मेरा सवाल वही है, घूम फिर के, हम एक दूसरे का साथ तलाश करने की बजाय हम क्यों ना इतना मजबूत हो सके कि कोई हमें अपने पास बुलाता कि हाँ इनकी कोई हैसियत है। वो हैसियत हमने खो दी। क्यों खो दी? लीडरशिप की कमी रही। जैसा भी आसिफ साहब कह रहे थे, मौलाना आजाद के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं उभरा, या हमारे उलमा इकराम जो आपसी सेगमेंट में, इसमें फिरकों में बट गए और अपने अपने एक मठ बना लिए इन्होंने, तो वो इनकी भी हैसियत कुछ ऐसी इससे ज्यादा नहीं है। आजकल जो फिके हैं इसके बारे में जो मठ बना रखे हैं, बरेलवी और ये देवबंदी और ये अहले हदीस, ये सब, जी वो सब कितने जिम्मेदार हैं? जी भाई साहब। देखिए, ऐसा है कि हमने जिम्मेदारियों पे बहुत बात की है पहले भी। असल जो है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही तो है। वो मैं फिर जो है, इसके अभी जी मैं सॉल्यूशन पे आऊंगा अभी अगले सवाल से। जी 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 देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है गलत ट्रैक पे गुफ्तगू जो है जा रही है। मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो है टॉपिक हमारा जो आपने रखा है बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और जो आपने मुद्दा जो है टच किया है यहाँ पे, तो ये बहुत ही अहम तरीन है और दुनिया की हर माइनॉरिटी के लिए एक मशअल राह है। हिंदुस्तान का मुसलमान वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, जहां आप जस्ट 14 पॉइंट समथिंग परसेंट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए? हमारा लाहे अमल ये होना चाहिए कि हमें एतदाल पसंदी यानी न्यूट्रलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। मुसलमानों के साथ जो भी गलतियां जो भी बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, न इसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जिम्मेदार हैं, न इसके लिए हमारे उलमाए कराम जिम्मेदार हैं। इसके लिए जो है जिम्मेदार हमारा वो इंटेलिजेंसिया है। एक डिवीजन मुसलमानों के अंदर जो पैदा हुआ वो उलमाए कराम और इनकी वजह से नहीं हुआ। वो जो डिवीजन क्रिएट किया गया है उसके पीछे बैरूनी ताकतें थी। हम बैरूनी ताकतों को तो हम इतने एक किनारे मासूम थे रख क्या देते भाई हैं। साहब? भाई साहब, जी हम इतने मासूम थे कि उनके बिल्कुल। जाल में हम फंसते चले गए? हम बहुत मासूम हैं। डिवीजन के बाद जब ये पार्टीशन हो गया है, तो मुझे कहने दीजिए कि बिल्कुल अगर कोई कौम बहुत ही मजलूम थी तो वो सिर्फ मुसलमान थी। तो उस वक्त उसको जरूरत इस बात की थी कि जो आप मजलूम हैं, तो मजलूम जो है कोई फरीक नहीं बनता किसी का। आपकी हैसियत नहीं होती है कि आप कोई फरीक बने। तो मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये रही कि बजाय अपना एजेंडा सेट करने के, ये कभी कांग्रेस के साथ रहे, कभी उसके साथ, और उन्होंने डर दिखा करके
40% या 15% पॉपुलेशन को अपने पास रखा। हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए थी। मुझे याद आता है मौलाना अली मियां ने बोला था एक बार कि चाहे आप पंजवक्ता नमाजी बन जाइए, लेकिन अगर आपका सियासी शऊर बेदार नहीं होता तो आपको जो है फिर वो वक्त भी आएगा कि आपको नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो सवाल वो है कि हमने क्या किया? हमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने के बाद हर पार्टी के पास जाना चाहिए था। हमें किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जी मौलाना साहब, हम हर पार्टी के साथ इंक्लूडिंग बीजेपी के पास भी जाना चाहिए था। प्लीज मैं आ रहा हूँ दोबारा। जी चलिए, अच्छा ठीक है मौलाना साहब जी, जो अभी भाई साहब कह रहे हैं सियासी शऊर बेदार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मौलाना अली मियां ने उस वक्त भी कह दिया था कि इस कौम के अंदर सियासी शऊर की कमी है और इस कौम के अंदर सियासी शऊर को बेदार करना चाहिए था। अब ना हो सका तो अब उसका तरीकेकार क्या है कि उसको हम बेदार कर सके, इस कौम के अंदर वो सियासी शऊर बेदार कर सके? जी आपकी नजर में क्या है? आरिफ साहब, दोनों मेरे जो पैनलिस्ट हैं बड़े मैं समझता हूँ माशाल्लाह ज़हीन व फतीन हैं और हालात हाजिरा पर और माजी पर इनकी बड़ी गहरी नजर है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपसे, नस्लें जो है पिछले लोगों से सीखती हैं। मौलाना अली मियां नदवी साहब का जिक्र किया है अब्दुल वाहिद साहब ने। मौलाना अली मियां नदवी साहब के साथ साथ बहुत सारे उलमा थे। इन लोगों ने कहा जरूर है कि हाँ मुसलमानों में सियासी शऊर नहीं है, लेकिन सियासी शऊर बेदार करने के लिए कोई मेहनत हुई है, इस पर भी बात करना जरूरी है। इन लोगों ने मेहनत भी नहीं की, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता। जितने भी अकाबरीन थे मौलाना अली मियां नदवी के टाइम में, सिर्फ ये कह देना कि मुसलमानों में सियासी शऊर नहीं है और उस पर बाकायदा काम ना करना, ये भी मैं समझता हूं कि ये भी एक अच्छी नसीहत या अच्छी तालीम नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं किसी काम के लिए मेहनत कर रहा हूं, उसका खातिर खा नतीजा नहीं निकल रहा है, तो फिर एक बात कही जा सकती है, भाई मैंने तो अपने तौर से मेहनत की, लेकिन मेरी नस्लों में मैं वो चीज पैदा नहीं कर पाया। या अच्छा, वो चीज मौलाना साहब देर आए दुरुस्त आए, मुझे इस वक्त ये लाहेअमल बता दीजिए, इस वक्त कैसे ये सियासी शऊर बेदार किया जाए? नहीं, इस वक्त कैसे होगा? दो तीन चीजें हैं जी। जो हमारी बड़ी मिल्ली तंजीमें हैं जी, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। इनके जो उलमा हैं उनकी आवाज को आज भी मुसलमान किसी हद तक सुनता है, आज भी सुनता है। मैंने कल के आपके प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि अगर आरएसएस जमीयत से 2 साल बाद की तंजीम हिंदुस्तान के कोने कोने तक एजुकेशन के नाम पर पहुंच सकती है और अपने वर्कर खड़े कर सकती है, तो क्या वजह रही कि जमीयत ने आज तक अपने वर्कर्स को सिर्फ इसलिए कि जलसे में तो आए इसलिए तो खड़ा किया, लेकिन उनको ना तो एजुकेशन के नाम पर खड़ा किया कि उनका कोई हाई स्कूल जमीयत के नाम पर कहीं किसी महल्ले में, किसी गांव में, किसी जिले में हो, ना कोई मेडिकल कॉलेज हुआ, ना इस तरह के दीनी इदारे रहे, एजुकेशन के इदारे रहे जिससे ये कौम आगे बढ़ पाती। इन्होंने सिर्फ अपने तक महदूद रखा कि हाँ जब हम आवाज दें आप लाखों लाख की तादाद में दिल्ली जरूर पहुंच जाओ, बाकी तुम्हें पढ़ना नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा सियासी शऊर बेदार हो गया, अगर तुम पढ़ लिख गए तो फिर हमारे पीछे क्यों चलोगे? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो पीछे नहीं चलता, पढ़ा लिखा आदमी आगे चलने की कोशिश करता है। तो अभी जो है मिल्ली तंजीमों को सर उठाना पड़ेगा और जितनी भी देश की छोटी मोटी तंजीमें हैं उन तमाम को लेके बैठना पड़ेगा, उन तमाम के सामने एक लाहेअमल तय करना पड़ेगा। आज भी हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम है मस्जिदें, बहुत बड़ा माध्यम है मस्जिदें। वो तो मैंने कल भी बात कही थी। जी 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 मैं आ रहा हूँ। जी 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 अगर तमाम सियासी तंजीमें इस बात पर जोर दें कि हम अपने इमामों को इस पर तैयार करें कि जुमे के अंदर, देखिए लोगों को अब ज्यादा मसले मसाइल पसंद नहीं आते, अगर हम कम से कम यही बात कर लें कि भाई हमारा सियासी शऊर कैसे बेदार हो, हम कैसे आगे बढ़े, दुनिया में ही हमारी तरक्की कैसे हो, इसी पर कम से कम बात कर लें। उनका तो सही इस्तेमाल हुआ ही नहीं मौलाना साहब, वहां तो जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बातें होती रही। जी आसिफ साहब, इस वक्त का लाहेअमल क्या होना चाहिए जो इस वक्त कौम बटी हुई है फिरकों के अंदर, इसको कैसे यज्जा किया जा सकता और इसको फिर कोई हैसियत हासिल हो सके हिंदुस्तान की सियासत के अंदर, तो उसको उसके लिए क्या लाहेअमल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आरिफ साहब ये है कि जो सियासत का निज़ाम होता है, जो सियासी सिस्टम या एम्पायर होता है, वो किसी चीज पर बेस करता है। सियासत के लिए
आपके बैकग्राउंड में बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। तो क्या हमने इकोनॉमी पे काम किया है? सियासत के लिए आपके बैकग्राउंड में सहाफत होनी चाहिए। क्या सहाफत पे हमने कोई बड़ा काम किया है? क्या कोई चैनल? सर बहुत काम किया है, एक दूसरे पर तनकीद की है हमने, एक दूसरे के खिलाफ फतवे निकाले हमने, बहुत काम किया हमने इस मामले में जी। फिर उसके अलावा से अपनी पॉलिटिकल एम्पायर खड़ी करने के लिए आपको इदारे, इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं। क्या हमने कोई इदारे बनाए हैं? तो ना हमने सनती इदारे बनाए, ना हमने एजुकेशन के इदारे, तालीमी इदारे बनाए, ना हमने सहाफती इदारे बनाए, ना हमने कम्युनिकेशंस का कोई बड़ा एम्पायर खड़ा किया। फिर सिर्फ मैदान में आकर हंगामा खड़ा करना, इससे तो कोई सियासत नहीं होती है ना। मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल का लाहे अमल यही होना चाहिए कि सबसे पहला काम, मौलाना साहब की बात से मैं एक हद तक अग्री कर रहा हूँ कि सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में हमें तालीमी निजाम पे फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ा काम ये होगा, और यूनिवर्सिटी से ये काम नहीं हो सकता, हमें तो स्कूलिंग बेहतर चाहिए। देखिए हिंदुस्तान में बड़े इदारे बहुत से हैं, हमारे बच्चे अगर क्रिश्चियन का मॉडल देखिए, उन्होंने स्कूलिंग को बहुत स्ट्रांग रखा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे कंपीट करके बड़े बड़े इदारे में पहुंच जाते हैं। हमने स्कूलिंग को बहुत कमजोर रखा है और यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो जब हमारी स्कूलिंग कमजोर होगी तो हम यूनिवर्सिटी तक कहाँ पहुंच पाएंगे? तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में स्कूल का एक जाल बिछाना चाहिए, वो माइनॉरिटीज को करना चाहिए, खासकर मुसलमानों को। क्रिश्चियन ने एक हद तक किया है। दूसरी बात यह है कि हमें बिजनेस और तिजारत की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसे की जरूरत होती है जब आप कोई पॉलिटिकल सिस्टम को खड़ा करते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें ऐसे पढ़े लिखे स्ट्रेटेजिस्ट और माहिरीन की जरूरत होगी जो वक्त और हालात के मुताबिक फैसला ले सके। तो उसके लिए वो माइंड तैयार करना, उसके लिए काम करना चाहिए। सियासी सिस्टम में आने से पहले हमें गैर सियासी जो निजाम है उन्हें दुरुस्त करना होगा, तभी मैं समझता हूं कि हम आगे। एक और बात मैं जो समझ पाता हूं वो ये है कि अभी जो मुसलमान कुछ सियासतदान, कुछ नौजवान और कुछ बुजुर्ग कई मुख्तलिफ पार्टियों में है, कुछ भाजपा में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ MIM में है, कुछ RJD में है, कुछ जदयू में है, कुछ बसपा में है, कुछ सपा में है। इनको रहने दीजिए, बल्कि अपने लड़कों को उनमें और ज्यादा डालिए। वहां से वो निकलेंगे, बहुत सीख करके निकलेंगे, वो उस निजाम को समझ कर निकलेंगे। और जब वहां से सीख कर निकलेंगे तो वो अपना कोई सिस्टम, अपना कोई निजाम बना सकेंगे। तो मैं समझता हूं अभी हमारे लिए सीखने का वक्त है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। अभी क़यादत का वक्त नहीं आया है, क़यादत से पहले सीखने सिखाने का वक्त होता है। ठीक, अब्दुल भाई साहब, हमारे पास एक मदरसों का जाल है और बहुत बड़े बड़े हमने मदरसे बना दिए। हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ने जाते होंगे, एक आदमी खड़ा होता है कि जी मुझे मदारिस के लिए इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए। इन मदारिस के अंदर वो तमाम तर चीजें जो अभी रियाज साहब कह रहे हैं, यकीनी तौर पर वो एक कौम के लिए जरूरी है। हमारे पास वो स्ट्रक्चर मौजूद है, हम उसको डेवलप अगर करें तो सबसे बड़ी रुकावट कौन है उसके बीच में? उलमा इकराम के। हमें छोड़ दिए हमारे हाल पर और बाहर चले जाइए, जो और लोग हैं उनको पढ़ा लीजिए जी। क्योंकि एक पूरी तरह से नया स्ट्रक्चर खड़ा करना तो एक बड़ा बहुत लंबा प्रोसेस काम है। इन्हीं को हम डेवलप कर सकें ना। हमारे जो निकले वहां पर, जो डॉक्टर इंजीनियर निकले, तो वो वहां से निकलेंगे तो मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर निकलेंगे, ना कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर निकलेंगे। जी भाई साहब। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी भी तरह की सिर्फ कौम परस्ती के नजरिए से सोचने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमें अपने अंदर इंक्लूसिवनेस लाने की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरे हमें एक ब्रॉड माइंड हो करके चीजों को देखना चाहिए। मैं जो है एक बार रोको, मैं किसी कौम परस्ती या इसकी बात, जब वो निकलेंगे मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान डॉक्टर निकलेगा, तो यकीनी तौर पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबकी खिदमत करेगा वो।
उसकी तालीमात ही ऐसी होंगी। बिल्कुल जी, नहीं, मैं मैंने उसी जो है मेरा जो है बोलने की बात दूसरी थी। मेरा कहना यह था कि कौम परस्ती का मतलब हम सिर्फ जो है एक मखसूस तबके को पेश नजर रखते हुए या उसको मद्देनजर रखते हुए जो हम हर बात कहते हैं, तो मेरा उस पे एतराज ये है कि मुसलमानों ने क्यों अपने ऊपर ये चीज मुसल्लत कर ली कि हम किंग मेकर हैं हिंदुस्तान में सियासत के। दूसरों ने अगर आपको अरे बरगलाने सर, की अब तो कोशिश प्यादे की, की हैसियत नहीं कोई रही अब। माइनॉरिटी कैसे, तो उसका देखिए उसका हल क्या है, उसका हल मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात जो मौलाना रशीदी साहब ने कही वो बात बिल्कुल सही है, 100% डिग्री करता हूँ उससे। उन्होंने बोला कि हमारे उलमाए कराम ने बताया तो सब कुछ, सियासी शोर नहीं, ये सब नहीं, नसीहत तो वाज किया, स्ट्रेटजी क्या है किसी ने नहीं बताई, बिल्कुल सही बात है ये। तो अगर स्ट्रेटजी आपने नहीं बताई तो स्ट्रेटजी क्यों नहीं बताई, उसका उसका मैं बता रहा हूँ क्या है। एक आदमी जिसने हिंदी या उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, उससे बोलिए कि आपको अगले दिन फिजिक्स की क्लास लेनी है या फिर बोटनी की, जूलॉजी की, केमिस्ट्री की, क्या वो शख्स ले पाएगा क्लास? नहीं ले पाएगा। नहीं लेते। तो हम हर चीज जो है सिर्फ उलमा पर मुसल्लत कर देते हैं, हमारे मदारिस ने क्यों नहीं किया, हमारे उन्होंने क्यों नहीं किया। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप कहाँ पे थे। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए थी वो सिल्वर लाइनिंग जो मुझे दिखाई दी है मुसलमानों के भाई अंदर, साहब, वो चलिए सीए एनआरसी के कैंपेन के बाद दिखाई दी है। और उसके बाद मुसलमानों के अंदर हर तबके के अंदर एक जागरूकता आई है, और उस जागरूकता का परिणाम ये है, उसका नतीजा ये है कि अब हर मुसलमान सोच रहा है, वो जो दूरियां थी मदरसे की और मॉडर्न तालीम की वो कम होती जा रही हैं। जब ये दूरियां कम होंगी, सब लोग आपस में बैठेंगे तो एक लाहेअमल मुरतब करेंगे और एक बहुत ही कंक्लूसिव और बहुत ही एक फ्रूटफुल जो है उसका रिजल्ट सामने आएगा। तो असल चीज ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, हमें किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं बनना होगा, हमें अपना एजेंडा लेकर के न सिर्फ कांग्रेस के पास बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हमारे इश्यूज ये हैं। अगर किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी हमारी बातें मान लेती है तो पूरे मुसलमान बोलें कि भैया हम इस पार्टी को वोट देंगे। आप अपने आप को अछूत क्यों बनाते हैं? जब आप इसके अहल नहीं हैं, जब आप माइनॉरिटी हैं, तो आप अपने आप को किंग मेकर, एक के एंटी, एक के वो, आप इस हैसियत में नहीं है। तो हमें ठीक सबसे ठीक पहले है, ठीक अपनी ठीक है, ठीक हैसियत है, बस जी आखिर है आखिर और में अपना एजेंडा तैयार करके जाना चाहिए। जी बस आखिर आखिर एकदम मौलाना साहब के पास आ रहा हूँ, उन्हीं से कंक्लूडिंग रिमार्क भी लूंगा मैं। मौलाना साहब, अभी भाई साहब ने कही कि आप उलमा किराम पर सवाल क्यों उठाते हैं। हमारा मकसद कोई उनकी बेहुरमती करना या उनका एहतराम में कोई कमी करना, ये मकसद नहीं है। हकीकत बात यह है कि जब कोई आदमी लीडर होता है, सवाल भी उस पर उठेंगे और हम हल भी उसी के लिए उसी से कहेंगे, उसी से बात करेंगे। याद कीजिए उस वक्त में कि वो, मैं बस एक 30 सेकंड अपनी बात कह गया, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा कि जब हजरत उमर फारूक ताला खड़े थे मिंबर पर, तो उस वक्त उन्होंने, एक साहबी ने मना कर दिया था कि हम आपकी बात ना सुनेंगे, ना आपकी और ना आपकी बात मानेंगे, पहले ये बता दीजिए आपका एक कुर्ता कैसे बन गया इतना बड़ा, क्योंकि जो माल गनीमत आया था उसके अंदर से तो एक आदमी कुर्ता बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने अपने बेटे को आगे किया। आप तो पूरा वाकया जानते हैं कि ये बताएंगे कैसे कैसे बन गया। और वो हजरत सलमान फारसी ताला ने जो सवाल किया था, जब वजाहत हो गई तो फिर उसकी बात भी मानी, उनके कहा आप बताइए, बिल्कुल आपकी बात मानी। तो सवाल तो उसी लीडर से मालूम किया जाएगा। ये कौम जो उलमा इकराम है वो कौन है, हमारे लीडर है, मिंबर रसूल पर खड़े होते हैं, हमारे कायद है ना। सवाल भी उनसे किया जाएगा, लाहेअमल भी उनसे मालूम किया जाएगा, और उसी रास्ते पर भी चलना पड़ेगा अवाम को भी। जी साहब, बस आखिरी में आपसे कंक्लूडिंग मांगती। देखिए आरिफ साहब, ना तो इस वक्त खुलाफाए राशिदीन है, ना साहबा कराम है। आप लोग हम तो है ना, नहीं, मैं बता रहा हूं कि मिंबर वो रसूल पर आप खड़े होते हैं ना सर। ना तो खुलाफाए राशिदीन का किरदार उलमा के अंदर है, ना साहबा कराम का किरदार अवाम के अंदर है। मेरा कहने का मकसद ये है, हम वहां उस नहज पे तो जा नहीं सकते। अभी एक बात आपने कही, बहुत अच्छी बात मुझे भी लगी, कि मदारिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं, लेकिन एक दूरी है। जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं और जो मौलवी हैं, उनके अंदर एक दूरी है। जो दुनियावी तालीम हासिल कर लेते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, फिलासफर बन जाते हैं, वो मौलवी को, मुल्ला को, बेचारे को बहुत कम तर समझते हैं। वो कहते हैं ये तो मदरसे का पढ़ा हुआ, ये क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। पहले तो हमें ये दूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो वहां से इसीलिए आपने आपको इंजीनियर डॉक्टर नहीं निकाले ना, आपने वहां से 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए के आपने मौलवी निकाले, वो मस्जिद में चला गया बेचारा। मैं बताता हूँ, जी वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, एक सरकारी आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। मदरसे के अंदर सिर्फ 3 से 4% बच्चे जाते हैं कौम के, 3 से 4% बच्चे। और उन 3 से 4% बच्चों में 3% बच्चे जो है बिल्कुल गरीब नादार होते हैं,
1% कुछ अच्छे भी होते हैं, 96% को तरतीब दे लीजिए ना। ये जो 4% मैं देखिए जो रोल एक मिनट जो रोल मॉडल होता, मैं इन 3% को, जब ये मेरे सबसे अच्छे है, आलिम है, फाजिल है, सब कुछ है, तो ये मेरे 3% अगर रोल मॉडल बन जाएंगे तो ये उन 46% तो खुद इनकी राह पे चल जाएंगे जो इन्होंने अपनी वक्त गिराई है। तो इन्हीं को आप रोल मॉडल बना दीजिए। ये भी आपने बात सही कही है, लेकिन मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। आप मदरसों में ज़कात दे रहे हैं अपनी, ज़कात का मतलब माल कुचैल, माल का मैल कुचैल। जब आप उन बच्चों को मैल कुचैल खिलाएंगे तो उनकी ज़हनियत भी तो वैसी होगी ना आरिफ साहब। आप सर मदरसों को, मैं देखिए ये अलग मौजूद है, मैंने उसमें कई मरतबा प्रोग्राम किया है कि मैं सुनिए, मैं बताऊंगा, मैंने इसमें कई प्रोग्राम किए कि ज़कात कतई न दीजिए मदरसों को। आपने अपने उन चीजों को जहां से आप कहते हैं आपके अइम्मा निकलते हैं, आपके लीडर निकलते हैं, आपके इमाम निकलते हैं, उन जगहों को, उन इंस्टीट्यूशन को जिनको आप कहते हैं हमारी बुनियादें, उनको आप ज़कात से पालेंगे। आरिफ भाई मैं पूरी कर लूं अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं, बस आप पूरी कर लिए, फिर उस ज़कात के पैसे की खराबी ये हुई कि आज जो मदरसे से आलिम निकल रहा है वो आलिम भी मुकम्मल आलिम नहीं है। वो बेचारा ऐसा है ना, तो उसके पास दीन की एजुकेशन पूरी है ना दुनिया की एजुकेशन है। वो तो जब मदरसे से बाहर निकलता है उसे ये तक पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है, उसके लिए जी। मेरा कहना ये है कि हमें बस एक लाइन में हमें पूरी कौम को ये भी समझना चाहिए कि हम मदरसों को किस नजरिए से और किस नजर से देखते हैं और क्या उनको खिलाते पिलाते हैं। आरिफ साहब यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सही बात। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मदारिस में जो अभी तालीमी निज़ाम है वो हमें कहीं भी नहीं ले जा रहा है, तो हमें उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा। जी आज बस टाइम और हो रहा मेरा जी। आप तीनों हजरात का प्रोग्राम में शमूलियत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन, जो हमारा आज प्रोग्राम का कंक्लूजन निकला वो यही निकला, अगर आपको यकीनी तौर पर आगे बढ़ना है, इस कौम को अपना मुस्तकबिल तलाश करना, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तलाश करना, तो इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारना सजाना है, एजुकेशन पर काम कीजिए। एजुकेशन के साथ साथ यकीनी तौर पर जो मदारिस हैं इनके अंदर से जो अशराफिया अपने बच्चों को निकाल लिया, अपने बच्चों को यहाँ पर जरूर एडमिशन कराइए। और खास तौर से जो मौलाना साहब ने एक बात की, इसका मैं भी हमेशा खिलाफ रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ज़कात देते, ज़कात अदा ही नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, तो कम से कम ज़कात यहाँ अदा नहीं। ये अपने यहाँ के मुसलमानों के पास इतना पैसा है कि वो इन मदरसों का अच्छी तरह से इनका ख्याल रख सकते हैं, तो इन पर हलाल और तैयब माल अपना दीजिए, लगाइए इसके अंदर, और इनको उसी मकाम पर पहुंचाइए जहां से वो जो 3% है आपका रोल मॉडल बन करके निकल सके, इस मुल्क के अंदर, मुल्क की तरक्की के अंदर आप अपना कोई किरदार अदा कर सके, इस कौम को एक नया फ्यूचर, एक मुस्तकबिल दे सके। एक बार फिर आप तीनों हजरात का मेरे साथ प्रोग्राम में शमूलियत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आदाब।